जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो हम लोगों का लेसन चल रहा था प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित कार्यक्रम एवं परियोजनाएं, और इस लेसन से रिलेटेड आपने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली थी। ठीक, तो पार्ट फर्स्ट है वो आप लोगों ने पढ़ा था। तो हम लोगों ने शायद इस विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं यहाँ तक पढ़ लिया था। इसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे संपूर्ण साक्षरता। ठीक, हाँ, यहीं से पढ़ाना है। ठीक, संपूर्ण साक्षरता अभियान का उद्देश्य और लक्ष्य क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो इस अभियान में प्रौढ़ व्यक्तियों की बुनियादी आवश्यकता पर बल दिया गया। ठीक, प्रौढ़ व्यक्तियों की बुनियादी आवश्यकताओं पर बल दिया गया। इस अभियान में सामुदायिक सहभागिता को इसकी सफलता की कुंजी माना गया। इस अभियान में मनोरंजन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों को सम्मिलित किया गया। और भी कई सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि इस अभियान में स्वैच्छिक संस्थाओं, श्रमिकों, छात्रों, शिक्षकों, व्यापारियों आदि समस्त वर्गों में से सक्रिय सहभागिता की आवश्यकता महसूस की गई। ठीक, इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है कि इस अभियान में महिलाओं की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। सिक्स्थ है कि इस अभियान की पूर्णता के लिए समाचार पत्रों, टीवी, रेडियो आदि प्रभावी जनसंपर्क माध्यमों का प्रयोग किया गया। सातवां है कि इस अभियान का प्रेरक वाक्य था, एक पढ़ाए एक। ये आप याद कर सकते हैं। 16 जनवरी 1989 में राष्ट्रीय साक्षरता अभियान की स्थापना के बाद सर्वप्रथम केरल राज्य में संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की गई। ठीक, तो ये क्वेश्चन और इसका उत्तर हो गया। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है कि संपूर्ण साक्षरता अभियान की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख करिए। तो पहली तो यही है कि इस अभियान की सफलता पूर्णतया जनता की अभिप्रेरणा एवं सामुदायिक सहयोग पर आधारित है। सेकंड क्या है कि संपूर्ण साक्षरता अभियान लक्ष्योन्मुखी है, केवल नामांकन वृद्धि करना इसका उद्देश्य नहीं है। थर्ड है कि यह परियोजना विशिष्ट क्षेत्रों में समयबद्ध एवं स्वैच्छिक संस्थाओं, व्यक्तियों के आपसी सहयोग के परिणामोन्मुखी है। ठीक, फोर्थ है कि संपूर्ण साक्षरता अभियान की संचालित करने के लिए जिला स्तर पर पंजीकृत समितियों को अनुमति प्रदान की गई। फिफ्थ है कि इस कार्यक्रम में बाह्य लक्ष्यों को सम्मिलित नहीं किया जाता है, अपितु लक्ष्यों को सम्मिलित नहीं किया जाता है, अपितु लक्ष्यों की पूर्ति स्थानीय स्तर पर सर्वे कराकर संपन्न कराई जाती है। सिक्स्थ है कि यह कार्यक्रम त्रुटि निवारण एवं जन सहभागिता के पक्षों को अपने में सम्मिलित करता है। तो संपूर्ण साक्षरता अभियान की विशेषताएं आप लोगों ने यहाँ से कोई 3 पढ़ सकते हैं। जैसे एक एग्ज़ाम में आया कि 3 विशेषताएं लिखिए, तो आपको 3 लिख देना है। तो यहाँ से आप पढ़े रहेंगे तो समझने में आसानी होगी। अगला प्रश्न है कि सर्व शिक्षा अभियान। ठीक, सर्व मतलब एसएसए भी कह देते हैं, एसएसए मतलब सर्व शिक्षा अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, या फिर सर्व शिक्षा अभियान की विशेषताएं एवं उद्देश्य। तो सबसे पहले विशेषताएं ही देख लेते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो सार्वभौम प्रारंभिक शिक्षा के लिए सुस्पष्ट समयबद्ध कार्यक्रम। सेकेंड है संपूर्ण देश में गुणवत्तापूर्वक बेसिक शिक्षा की मांग के प्रति समुचित उत्तर। बेसिक शिक्षा के माध्यम से सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का एक अवसर। फोर्थ है कि प्रारंभिक विद्यालयों के प्रबंधन में पंचायती राज संस्थाओं, विद्यालय प्रबंधन समितियों, ग्राम तथा नगर क्षेत्र की मलिन बस्तियों के स्तर पर गठित शिक्षा समितियों, शिक्षक अभिभावक संगठनों, मातृ शिक्षक संगठनों, स्वायत्त जनजातीय परिषदों को प्रभावी ढंग से संबद्ध करने का प्रयास। फिर मातृ शिक्षक संगठनों, स्वायत्त जनजातीय परिषदों को प्रभावी ढंग से, ये तो हो गया। इसके बाद संपूर्ण देश में सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति। फिर केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच भागीदारी। एट्थ पॉइंट क्या है कि राज्यों का प्रारंभिक शिक्षा की अपनी संकल्पना विकसित करने का एक अवसर। अब उद्देश्य की भी बात कर लेते हैं, उद्देश्य की। तो पहला तो ये कि सन 2003 तक प्राथमिक विद्यालयों, शिक्षा गारंटी केंद्रों, वैकल्पिक और विद्यालय शिविर में सभी बच्चों को प्रवेश कराना। इसके बाद सेकंड की बात करते हैं कि सेकंड ये कि सन 2007 तक सभी बच्चे कक्षा 5 तक की
प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें। थर्ड है कि सन 2010 तक सभी बच्चे कक्षा 8 तक की शिक्षा पूर्ण कर लें। फोर्थ है जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए संतोषप्रद गुणात्मक प्रारंभिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना। 2010 तक विद्यालयों में शिक्षार्थियों की सार्वभौमिक नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना। तो ये इस उद्देश्य और विशेषताएं आप लोगों ने देखी। अगले प्रश्न पर आते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है कि NPEGE, ठीक, तो नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन या एडुकेशन फॉर गर्ल एट एलिमेंट्री लेवल, ठीक, ई के बाद एल, तो नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन, ठीक, नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन है ना, नहीं, ऑफ एजुकेशन फॉर किसके लिए, गर्ल के लिए, फॉर गर्ल ना, और किस लेवल पर, एलिमेंट्री लेवल पर। तो ये आप पढ़ सकते हैं। तो भाई इसका उद्देश्य हमको बताना है, ठीक है, इसका हमको क्या बताना है, उद्देश्य। तो इसके उद्देश्य को भी समझ लेते हैं। तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य 1 से 8 जो क्लास 1 to 8 मतलब कक्षा 1 से 8 तक की बालिकाओं को शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करना है, जिससे विद्यालयों में बालिकाओं का ठहराव सुनिश्चित किया जा सके। यह कार्यक्रम उन विकास खंडों में संचालित किया जा रहा है जहां ग्रामीण महिला साक्षरता दर 10 से कम है। 22 जुलाई 2007 को राष्ट्रीय स्तर पर किए गए संशोधनों में निम्नवत बिंदु सम्मिलित किए गए हैं: बालिकाओं का विद्यालयों में ठहराव पर बल देना तथा उनकी शिक्षा के संप्राप्ति को प्राथमिकता देना। ब्लॉक में सभी बालिकाएं जो विद्यालय में हैं और विद्यालय के बाहर हैं उनके लिए रणनीति बनाना। थर्ड है NPEGEL के अंतर्गत, मतलब ये जो जिसका उद्देश्य हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके अंतर्गत मानकों के अनुसार प्रति न्याय पंचायत का ब्लॉक स्तर पर बजट निर्धारित करना। फोर्थ है मॉडल क्लस्टर को सशक्त एवं सक्रिय करना। तो यहाँ पर ये आप लोगों ने देखा NPEGEL, ठीक, समझ गए इसका फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है कि स्कूल चलो अभियान के बारे में लिखना है। तो जुलाई 1996 में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने के लिए स्कूल चलो अभियान चलाया गया। जुलाई 1996 इसके अंतर्गत जुलूस निकाले गए तथा पोस्टर लगाए गए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था भी की गई, ठीक। और विश्व के कई देशों के शिक्षाविदों के दल ने प्रदेश के कई नगरों में बालिका शिक्षा की दिशा का अध्ययन किया। अंतर्राष्ट्रीय बालिका शिक्षा अध्ययन दल ने बालिका शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के कई उपाय बताए। उसने बालिकाओं की साक्षरता बढ़ाने पर भी जोर दिया। दल में मैक्सिको, घाना सहित कुछ अन्य विकासशील देशों के शिक्षा मंत्री, अधिकारी, शिक्षाविद तथा विश्व बैंक के प्रतिनिधि शामिल थे। तो ये आप लोगों ने इसका आंसर देखा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, कस्तूरबा गांधी विद्यालय का अर्थ बताइए, ठीक। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का अर्थ बताइए। तो बालिका शिक्षा के अंतर्गत बाहर की बालिकाओं विशेषकर शाला त्यागी बालिकाओं हेतु कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की स्थापना करने का प्रावधान है। यह शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए ब्लॉकों में स्थापित किए जा रहे हैं। यह पूर्ण रूप से आवासीय है। इसमें बालिकाओं को शिक्षा के साथ साथ निःशुल्क भोजन तथा आवास, चिकित्सा, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था की जाती है। इसमें 11 से 14 वर्ग की बालिकाओं की शिक्षा की व्यवस्था है। तो ये आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद हमको बताना है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का पाठ्यक्रम। तो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश देकर कक्षा 6, 7, 8 की परिषदीय विद्यालय में निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार 3 वर्ष की शिक्षा दी जाती है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना में केंद्रीय शासन की नई शिक्षा योजना है जो जुलाई 2004 से संचालित की जा रही है। इसके अंतर्गत बालिकाओं की प्रारंभिक शिक्षा के लिए 750 आवासीय विद्यालय हैं, मतलब भोजन व्यवस्था सहित। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में निर्मित किए जाएंगे ये सब
मुख्य रूप से यह विद्यालय शिक्षा से वंचित बालिकाओं हेतु स्थापित किए जा रहे हैं। इनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय की अपवंचित लड़कियां तथा 25% उन बालिकाओं के लिए भी शैक्षिक अवसर उपलब्ध हो सकेंगे जिनके परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की मॉनिटरिंग का क्या प्रावधान है। तो विद्यालय की नियमित मॉनिटरिंग जनपद स्तर पर डाइट प्राचार्य की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा समिति द्वारा की जाती है। इसके बाद ECCE के उद्देश्य, ये किसके, ECCE तो CML के क्रियाकलाप दो प्रकार के लोगों के लिए होते हैं। पहले बच्चे तथा वयस्क जो उनकी देखभाल करते हैं, उनका कार्य क्षेत्र अगर प्रकार से, जैसे पहला क्या है कि राज्य स्तर पर उपलब्ध खेल सामग्री का सर्वेक्षण करना तथा शिक्षकों के लिए प्रयोग की निर्देश पुस्तिका बनाना। B स्थानीय उपलब्ध सामग्री से खिलौने तैयार करना। ठीक, तो पहले पॉइंट के अंतर्गत दो चीज़ें हैं। अब सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है कि बच्चों के लिए तथा शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए स्लाइड टेप प्रोग्राम, वीडियो प्रोग्राम तथा फिल्म का विकास करना। थर्ड है चित्र पुस्तकें, कार्ड्स और बोर्ड खेलों का निर्माण करना। फोर्थ है आकाशवाणी से विभिन्न केंद्रों के प्रसारित होने वाले बालकों से संबंधित कार्यक्रमों की देखरेख करना। 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए उपयुक्त श्रवण कार्यक्रम का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे देश में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की आवश्यकता क्यों महसूस की गई है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना क्या है। तो नवी पंचवर्षीय योजना, ठीक, जो 5 ईयर प्लानिंग होती है 9th, तो वर्ष 1997 से 2000 इसकी ड्यूरेशन है, में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई। इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य बाल श्रमिकों का पुनर्वास तथा बाल श्रम समस्या का पूर्ण रूप से उन्मूलन। प्रथम चरण में बाल श्रमिकों को सर्वेक्षण द्वारा चिन्हित किया जाता है, फिर उन्हें उनकी कठिन परिस्थितियों से निकालकर हेतु पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स कराने के उपरांत शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल किया जाता है। प्रारंभ में राष्ट्रीय बाल श्रम योजना से 100 जनपद आच्छादित थे। 10वीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2002-2007 में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना NCLP नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का निश्चय हुआ है। इसके अंतर्गत अग्रवत प्रयास किए गए हैं। पहला तो है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 5 से 9 वर्ष के समस्त बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश कराया जाएगा तथा 9 से 14 वर्ष तक के बाल श्रमिकों को विशेष विद्यालय में पढ़ाने के बाद शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़कर उच्च प्राथमिक शिक्षा हेतु सम्मिलित किया जाएगा। ठीक, सम्मिलित किया जाएगा। इसके बाद उन कार्यक्रमों तथा विभागों का प्रभावी समन्वयन होगा जिनके द्वारा गरीब माता पिता तथा उनके श्रमिक बच्चों के पुनर्वास की व्यवस्था हो सकेगी। थर्ड है कि बाल श्रम अधिनियम 1986 का सख्ती से क्रियान्वयन होगा। फोर्थ है कालांतर में तय किया गया कि और अधिक जनपदों में NCLP संचालित किया जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि मध्याह्न भोजन योजना क्या है। ठीक, मध्याह्न भोजन योजना देखते हैं भाई क्या है मध्याह्न भोजन योजना। तो शिक्षा में सबको समान अवसरों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु एवं समाज के अत्यंत दुर्बल तथा अपवंचित वर्ग के बच्चों को, जहां अभिभावक के लिए 2 वक्त का पूरा भोजन जुटाना परिवार के लिए मुश्किल होता है, ऐसे बच्चों को विद्यालय में आकर्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा मध्याह्न भोजन योजना जो है वो संचालित की गई है। ठीक, ये अत्यंत जन के लिए उपयोगी योजना है जो भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सम्मिलित प्रयासों से संचालित है और इसे आप मिड डे मील योजना के नाम से जानते हैं। भारत सरकार द्वारा ये कब शुरू हुई, 15 अगस्त 1995 को लागू की गई, जिसके अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक प्रवेश के सरकारी या परिषदीय या राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले सभी बच्चों की 80% उपस्थिति पर प्रतिमाह गेहूँ अथवा चावल दिए जाने की व्यवस्था की गई थी। वर्तमान में पोषाहार वितरण योजना प्रदेश के 891 विकासखंडों में चल रही है। तो डेट याद रखिएगा, 15 अगस्त 1995 मिड डे मील योजना लागू की गई। अब पोषाहार वितरण योजना के उद्देश्य कौन कौन से हैं, तो देख लेते हैं कि पोषाहार वितरण योजना के उद्देश्य
तो पहला है कि आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवार के बच्चों को पोषाहार तथा छात्रवृत्ति देकर शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य को पूरा करना। सेकंड है बच्चों को विद्यालय आने के लिए आकर्षित करना, बच्चों का विद्यालयों में ठहराव तथा वृद्धि करना। फोर्थ है कि आर्थिक पिछड़ेपन की वजह से बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, इस योजना के माध्यम से बच्चों को शिक्षा में रुझान पैदा करना। फिफ्थ है बच्चों को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाना। सिक्स्थ है शिक्षा में ह्रास एवं अवरोध की समस्या को कम करना। ठीक, ये हो गए पॉइंट्स। तो यह योजना केंद्र तथा राज्य सरकार के समन्वित सहयोग से चलाई जा रही है। इसमें बच्चों के विद्यालय में नामांकन तथा ठहराव में वृद्धि हुई है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि छात्रवृत्ति वितरण एवं अन्य प्रोत्साहन योजनाओं का परिचय दीजिए। तो प्राथमिक माध्यमिक उच्च शिक्षा विभाग भारतीय विद्यार्थियों की स्कूली और उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियों का वित्त पोषण करता है। ये योजनाएं राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की क्षेत्रों की सरकारों के माध्यम से संचालित की जाती हैं। प्रदेश सरकार द्वारा कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत समस्त अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को देय छात्रवृत्ति के लिए पात्रता की कोई आय सीमा प्रतिबंधित नहीं है। समस्त योजना राज्य वित्त पोषित है। विद्यालय जाने योग्य बच्चों के विद्यालयों में नामांकन के पश्चात अनुभव किया गया है कि उनके ह्रास और अवरोध की संप्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधक रहे हैं। विद्यालय में ऐसे वर्ग के बच्चे जो आर्थिक रूप से विपन्न हैं, उनके लिए सभी के लिए शिक्षा परियोजना DPEP एवं सर्व शिक्षा अभियान में विद्यालय की न्यूनतम आवश्यकताओं को चिन्हित किया गया। तदनुसार विद्यालय में पेयजल, शौचालय, चार दीवारी, खेल उपकरण, विद्यालय साज सज्जा आदि का विस्तार एवं संवर्धन किया गया है। ठीक, प्रोत्साहन के अधीन छात्रवृत्ति, विद्यालय मध्याह्न भोजन, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, बालिका ड्रेस आदि सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। अपवंचित तथा निर्बल वर्ग के अभिभावकों के लिए ये योजनाएं महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे आप लोगों ने देखा। अब हम बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की। इम्पॉर्टेंट होते हैं, इनको तो आपको अच्छे से तैयार करके ही जाना है एग्ज़ाम देने। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना पता है 1987 और 88 में लागू किया गया था। अब इसके उद्देश्य क्या थे? तो इसका उद्देश्य यही था कि प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री तथा शिक्षण उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करना। मतलब ये चीज़ें तो विद्यालय में होनी चाहिए। कौन कौन सी चीज़ें, मतलब वो भी आप लोग देख लीजिए कि 2 बड़े पक्के कमरे जिनके सामने बरामदा हो, कम से कम 2 अध्यापकों की नियुक्ति जिनमें यथासंभव एक महिला होगी, खिलौने, श्यामपट्ट, नक्शे, पुस्तकालय के लिए पुस्तकों तथा शिक्षण अधिगम सामग्री। थर्ड है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को किस वर्ष में उच्च प्राथमिक कक्षाओं तक बढ़ाया गया था? तो 1993-94 में इस योजना को ना उच्च प्राथमिक कक्षाओं तक बढ़ाया गया है, जिनमें कम से कम 3 कक्ष 3 शिक्षकों की व्यवस्था का प्रावधान रखा गया है। ठीक, इसके बाद जो पी मोस्ट कार्यक्रम है वो किस वर्ष पी मोस्ट कार्यक्रम वही सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम पी मोस्ट किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो ये NCERT नई दिल्ली द्वारा वर्ष 1986 से यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मूल संस्थितियों से अवगत कराना क्या था इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। इसके बाद 5th जो हमारा प्रश्न है कि पी मोस्ट कार्यक्रम को ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में परिवर्तित करने का निर्णय कब लिया गया? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड यानी OBB योजना के अंतर्गत विद्यालयों को न्यूनतम शिक्षण सामग्री उपलब्ध करा देने के उपरांत 1990 के विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम यही पी मोस्ट सामान्य को पी मोस्ट ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया। 6th जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम SOPT किस स्तर के अध्यापकों हेतु संचालित किया गया? तो भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों में विशेष अनुस्थापन हेतु चलाई जा रही योजना को SOPT, ठीक, SOPT के नाम से जाना जाता है। इस कार्यक्रम का आरंभ 1993-94 से किया गया और इसका उत्तर NCERT को सौंपा गया है। अगला प्रश्न है कि SOPT कार्यक्रम संचालित करने के कारण। तो कारण में क्या भाई, प्रतिवर्ष 4 लाख प्राथमिक अध्यापकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य था एवं 1993-94 से यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसके बाद उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना का मुख्य उद्देश्य। तो इस परियोजना के अंतर्गत 300 की आबादी तथा 1.5 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालयों,
ठीक, यह वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों को खोलना शामिल किया गया। तो लगभग 5,000 की ग्रामीण क्षेत्र की आबादी पर सतत शिक्षा की सुविधा प्रदान करना भी शामिल था। 10th है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना मूलतः किन किन कार्यों से संबंधित है, किन किन कार्यों से संबंधित है ये भी देख लेते हैं। तो इसके अंतर्गत राज्य, जनपद तथा स्थानीय स्तर पर विभिन्न इकाइयों के माध्यम से पूरे राज्य में 6 से 14 वर्ष के 100% बच्चों का नामांकन करना तथा विद्यालयी सुविधाओं का नियोजन एवं प्रबंधन करना शामिल है। DPEP योजना के 3 मुख्य कार्य तो देखते हैं कि पहला है कि भौतिक एवं अकादमिक क्षेत्रों में क्षमता संवर्धन करना, सेकंड है कि प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना, थर्ड है कि विद्यालयों में बच्चों का ठहराव बढ़ाना, उनके ह्रास अवरोध में कमी लाना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 20 सितंबर 1985 में हुई थी। नेक्स्ट है कि DPEP परियोजना के उद्देश्य तो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों का 100% विद्यालयी सुविधा उपलब्ध कराना, सामान्य वर्ग की तुलना में बालिकाओं तथा अपवंचित वर्ग के बच्चों का विद्यालय में नामांकन धारण तथा संप्राप्ति को 5% तक कम करना। अगला प्रश्न देखते हैं कि विद्यालय शिक्षा की तैयारी क्या है। विद्यालय शिक्षा की तैयारी क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली द्वारा विद्यालयी शिक्षा की तैयारी कार्यक्रम का विकास किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 6 वर्ष की आयु में बच्चों को स्कूली शिक्षा के लिए तैयार करना है। इसके लिए प्राथमिक विद्यालयों में प्रथम 6 सप्ताह से 8 सप्ताह तक का समय निर्धारित किया गया है। और संपूर्णता साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य क्या है, एक पढ़ाए एक। ठीक, क्लियर है। इसके बाद संपूर्ण साक्षरता अभियान की स्थापना कब हुई, तो 16 जनवरी 1989 में। और सर्वप्रथम कौन सा राज्य, तो केरल, याद रखिएगा केरल राज्य और साक्षर हुआ है। और कब योजना ये शुरू हुई थी या स्थापना कब हुई थी, 16 जनवरी 1989। अब संपूर्ण साक्षरता अभियान की विशेषताएं, तो संपूर्ण साक्षरता अभियान क्या है, लक्ष्योन्मुखी है, केवल नामांकन वृद्धि करना इसका उद्देश्य नहीं है। यह परियोजना विशिष्ट क्षेत्रों में समयबद्ध एवं स्वैच्छिक संस्थाओं या व्यक्तियों के आपसी सहयोग के जबान भी चल रही है, ठीक, तो परिणाम के उन्मुख है या परिणामोन्मुखी है। अब सही से पढ़ लिया है। सर्व शिक्षा अभियान की विशेषता बताइए, तो पहला तो ये कि सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए सुस्पष्ट समयबद्ध कार्यक्रम, सेकंड है कि संपूर्ण देश में गुणवत्तापूर्वक बेसिक शिक्षा की मांग के प्रति समुचित उत्तर, थर्ड है बेसिक शिक्षा के माध्यम से सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का एक अवसर। इसके बाद NPEGEL कार्यक्रम क्या है, तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य क्या है कि कक्षा 1 से 8 तक की बालिकाओं को, ठीक, क्योंकि बालिकाओं को इसका फुल फॉर्म आपने अभी पहले देखा है या पढ़ा है, तो आप ध्यान में रखिएगा। तो इसमें क्या है कि कक्षा 1 से 8 तक की बालिकाओं को शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करना, जिससे विद्यालयों में बालिकाओं का ठहराव सुनिश्चित किया जा सके। इसके बाद सर्व शिक्षा अभियान की विशेषताएं बताना है, तो पहला क्या है कि सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए सुस्पष्ट समयबद्ध कार्यक्रम, सेकंड है संपूर्ण देश में गुणवत्तापूर्ण बेसिक शिक्षा की मांग के प्रति समुचित उत्तर, थर्ड है बेसिक शिक्षा के माध्यम से सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का एक अवसर। इसके बाद फिर उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ठीक, कि NPEGEL कार्यक्रम है क्या, तो आपको पता है कि कक्षा 1 से 8 तक की बालिकाओं को शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करना, जिससे विद्यालयों में बालिकाओं का ठहराव सुनिश्चित किया जा सके। सिंपल सा है, एक दो बार पढ़ेंगे तो आप खुद ही समझ पाएंगे। अगला है कि स्कूल चलो अभियान का परिचय दीजिए, तो जुलाई 1996 में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने के लिए स्कूल चलो अभियान चलाया गया। जुलाई 1996 स्कूल चलो अभियान, ठीक, आपने ऐड में देखा होगा कि स्कूल चले हम करके एक मीना नाम की लड़की आती थी, उसी से रिलेटेड कुछ ऐड था स्कूल जाने से रिलेटेड। तो स्कूल चलो अभियान जुलाई 1996 में आया। इसके अंतर्गत जुलूस निकाले गए, पोस्टर लगाए गए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने के लिए छात्रवृत्ति व्यवस्था की गई। अब बात करते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का परिचय दीजिए।
तो बालिका शिक्षा के अंतर्गत बाहर की लड़कियों विशेषकर शाला त्यागी बालिकाओं हेतु कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की स्थापना करने का प्रावधान है। सिंपल सा परिचय हो गया 2 लाइन में। इसके बाद कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कब से प्रारंभ हुआ है ये बताना है। ठीक, तो कब से प्रारंभ हुआ है, तो कस्तूरबा गांधी जो बालिका विद्यालय योजना में केंद्रीय शासन की नई शिक्षा योजना जुलाई 2004 से संचालित की जा रही है। इसके अंतर्गत बालिकाओं की प्रारंभिक शिक्षा के लिए 750 आवासीय विद्यालय मतलब भोजन व्यवस्था सहित और 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में निर्मित किए गए। तो डाटा चेक भी कर सकते हैं कि ये 750 है, इससे और ज़्यादा हो गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि पोषाहार वितरण योजना क्या है। तो शिक्षा में सबको समान अवसरों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु एवं समाज के अत्यंत दुर्बल एवं अपवंचित वर्ग के बच्चों को जहां अभिभावकों के लिए 2 वक्त का पूरा भोजन जुटा पाना परिवार के लिए मुश्किल होता है, ऐसे बच्चों को विद्यालय में आकर्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा मध्याह्न भोजन योजना संचालित की गई है। 24 है कि मध्याह्न भोजन योजना कब प्रारंभ की गई है, तो 15 अगस्त 1995। ये डेट तो आपको याद ही हो गई होगी। इसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रथम चरण में मध्याह्न भोजन योजना प्रदेश के कितने जनपदों एवं कितने विकास खंडों में लागू की गई थी। तो शुरुआत में 38 जिले आपको ध्यान रखना और 248 विकासखंड आपको ध्यान रखना। 38 जिले और 248 विकासखंडों में संचालित की गई थी। इसके बाद छात्रवृत्ति वितरण योजना क्या है, तो प्रदेश सरकार द्वारा कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत समस्त अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना प्रदान की जाती है। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को देय छात्रवृत्ति के लिए पात्रता की कोई आय सीमा प्रतिबंधित नहीं है। ठीक, और ये समस्त योजना राज्य वित्त पोषित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना कब संचालित की गई और इसका लक्ष्य। तो ये नवी पंचवर्षीय योजना 1997-2000 में ये संचालित हुई और लक्ष्य क्या है कि बाल श्रमिकों का पुनर्वास। इसके बाद प्रथम चरण में DPEP देश के किन राज्यों में लागू की गई, तो 42 जनपदों में 7 राज्यों के 42 जनपदों में। और कौन कौन से कौन कौन से 7 राज्य थे, मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल। इसके बाद ड्रॉप आउट के संदर्भ में DPEP का उद्देश्य क्या है कि ड्रॉप आउट की दर को 10% तक कम करना, धारण क्षमता को 90% तक बढ़ाना। ये एक टर्म आया था ECCE, तो इसका फुल फॉर्म ये है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक, इजी है, समझ गए होंगे। NCERT के प्रमुख कार्य, तो अनुसंधान एवं नवाचार पहला कार्य। ठीक, आदर्श पाठ्यक्रम, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, अध्यापक शिक्षा, विशेष शिक्षा और विस्तार सेवा। अगला प्रश्न है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत शिक्षुओं के सर्वांगीण विकास हेतु कौन कौन से क्रियाकलापों का आयोजन किया जाता है। तो इसका आंसर है कि भाई इस स्तर के शिक्षुओं मतलब जो पढ़ते हैं उनको पढ़ाना, लिखना एवं गिनती न सिखाकर उनके सर्वांगीण विकास हेतु खेल, कहानी, गीत, अन्य रोचक क्रियाओं का आयोजन किया जाता है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की समस्याएं बताना है, तो ये भी देख लेते हैं और ये हमारा अंतिम प्रश्न है। तो भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की प्रगति में अनेक बाधाएं, जैसे पूर्व प्राथमिक शिक्षा का महंगी होना, स्कूलों की अनुपलब्धता, उद्देश्यों की अस्पष्टता, दोषपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया, अनुपयुक्त पाठ्यक्रम, अप्रशिक्षित व स्नेह विहीन अध्यापक, दोषपूर्ण प्रबंध व्यवस्था, अभिभावकों की अज्ञानता, अनुसंधान व नवाचारों की कमी। तो ये सब है। तो यहाँ पे लगभग 33 प्रश्न आप लोगों ने देखे अतिलघु उत्तरी के। तो आई होप उनमें से कई बार आप पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, 1-2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक, और इसी के साथ आज का जो ये अंतिम लेसन था ये भी पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। ठीक, तो इसके बाद एक और वीडियो आएगी इस टॉपिक से रिलेटेड, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा ये। ठीक, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।